नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। दोस्तों आज है 20 मई और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले फटाफट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुरंत जो है वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि डेली करंट अफेयर्स जो डिकोड एग्जाम के माध्यम से आता है ये हर प्रतियोगी छात्र तक ये पहुंचे। और हमारा लक्ष्य ये भी है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ एआरओ कर रहे हो, या किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में आया हुआ एक भी करंट अफेयर्स गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप लोग जो है किसी भी एग्जाम डेट को लेकर के परेशान ना हो, खासकर यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर के। जो पास्ट में हुआ उसको भूलिए और वर्तमान में अपने आप को इतनी शिद्दत के साथ मेहनत में लगाइए कि जब भी एग्जाम डेट आपकी अनाउंस हो आप जो है फतह उसमें हासिल कर लें। और जो चीजें पीछे छूट गई हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो लगातार प्रयास करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करते रहिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, लगातार करंट अफेयर्स देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। और इसके पहले हमने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था और कहा था कि आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। तो प्रश्न क्या था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपकी परीक्षा के लिए है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इसकी पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावना है क्या है, हमेशा बनी रहती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर शुरुआत बात करें तो ये इसकी शुरुआत ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ मैंने आपको टास्क दिया था और टास्क में मैंने कहा था आपसे कि प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हंगुल और कुछ प्रोजेक्ट और एक दो चले हैं, उनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेली वीडियो के बीच में जो मैं आपको टास्क देता हूं उन टास्क को प्लीज आप लोग जो है करने की कोशिश जरूर किया करिएगा। साथ साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मैं बताता हूं, उसको भी करने की आप लोग कोशिश जरूर किया करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आज के पहले करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। देखिए, सबसे पहले भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर किस नंबर की अर्थव्यवस्था है, यानी कि वैश्विक पटल पर जो है किस नंबर की अर्थव्यवस्था इस समय वर्तमान में है भारत? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की उपलब्धि में से एक है ये। ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि अगर भारत किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है या किसी योजना कर कोई उसने लॉन्च किया था, उस योजना को वो कम समय सीमा में या तय समय सीमा के भीतर उसको जो है फुलफिल कर लेता है, अर्थात पूरा कर लेता है, तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए यानी कि ऐसे टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बात भारत की हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था की हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि वर्तमान समय में बताइए भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक पटल पर किस नंबर की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वर्तमान में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जो है इस समय भारत बना हुआ है और आगे प्रगति कर रहा है। और क्या कुछ है आगे, आइए हम व्याख्या के अंतर्गत देखते हैं इसको कि भारत वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके अगर हम लोग आकार की बात करें तो तकरीबन 3700 अरब डॉलर जो है इसकी अभी इकोनॉमी है। इसके अलावा भारत चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 की अगर हम लोग बात करें, इसके दौरान 4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए डॉलर की आर्थिकी बन जाएगा। यानी 2024-25 का जो डेटा आपके सामने आएगा उसमें 4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 4 लाख करोड़ डॉलर की आर्थिकी बन जाएगा। अपने आप में वैश्विक पटल पर भारत के लिए यह बहुत बड़ी क्या होगी? उपलब्धि होगी। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के राह पर अग्रसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि जो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो कांस्टेंट है, वो रुकी हुई है। तो जर्मनी को छोड़ करके जापान की जो अर्थव्यवस्था जो भारत से आगे है, तो भारत जापान को छोड़ करके यानी कि इससे आगे निकल करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में बन जाएगा। भारत के लिए दरअसल ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जैसी बड़ी वैश्विक महामारी आई और उसके बाद जो वैश्विक पटल पर जो उथल पुथल हुई अर्थव्यवस्था को लेकर के, ऐसी स्थिति में भारत ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाए रखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यह वास्तव में काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में जिस तरीके से जो ग्रोथ हो रही है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान समय में अगर बात करें कि 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन कौन है,
तो बात करते हैं सबसे नंबर 1 अमेरिका है, देन चीन, जापान और जर्मनी ही भारत से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से हैं। और अगले वित्त वर्ष में जापान को क्या करेगा, भारत पछाड़ देगा, आपको पता है, ठीक। और जर्मनी चूंकि कांस्टेंट है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं आपके एग्जाम के लिए, क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था जिसमें वो घायल हो गए थे, बताइए। न्यूज़पेपर में निकला था, 2-3 दिन पहले की न्यूज है ये। तो बताइए किस देश के पीएम पर जो है अभी हमला हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्लोवाकिया के पीएम पर अभी हाल ही में हमला हुआ था, फिर उनकी सर्जरी की गई, फिलहाल वो स्वस्थ हैं, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, नाम याद रखिएगा, हो सकता है नाम आपसे एग्जाम में क्या हो, पूछ ले कि स्लोवाकिया के पीएम कौन है। इसके अलावा इसके उत्तर में अगर हम लोग बात करते हैं इस देश के सीमाओं के बारे में, तो इसके उत्तर में पोलैंड है, दक्षिण में हंगरी है, पूर्व में यूक्रेन और पश्चिम में चेक गणराज्य एवं ऑस्ट्रिया है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम स्लोवाकिया के मुद्रा की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजधानी क्या इसकी, ब्रातिस्लावा है इसकी राजधानी, और डैन्यूब नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है। तो नदी के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत के किस फुटबॉलर ने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। क्रिकेट प्रेमी तो आप लोग होंगे ही, फुटबॉल प्रेमी भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका उत्तर जरूर देंगे आप लोग। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए सुनील छेत्री, या फिर अनवर अली, या फिर ऑप्शन नंबर सी विपिन सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनिरुद्ध थापा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनील छेत्री ने अभी हाल ही में जो है फुटबॉल मैच से, यानी कि फुटबॉल जो मैच होता है वहां से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो 6 जून को, यानी कि 6 जून को कुवैत के विरुद्ध विश्व कप क्वालिफायर मैच में वह अंतिम बार खेलेंगे, यानी कि 6 जून को जो है ये संन्यास ले लेंगे। इसके अलावा सुनील का जो अंतिम मैच है कहां पर होगा, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम पर होगा, वर्ष 2005 में, यानी कि इनका पदार्पण कब हुआ था, तो वर्ष 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में इन्होंने अपनी गेम की शुरुआत की थी, यानी कि फुटबॉल की शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी के बाद उनके नाम सबसे ज्यादा गोल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके नाम पर है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके नाम सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर है, यानी कि पूरे वैश्विक पटल पर, ठीक है, ये चौथे नंबर पर है सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक, याद रखिए कौन सी बैठक, 12वीं बैठक का आयोजन कहां पर हुआ। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए उलान बटार, या फिर दरखान, या फिर चोइबलसान, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उलान बटार में जो है अभी हाल ही में भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 12वीं जो है बैठक हुई है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग कि भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं JWG की 12वीं बैठक 16 to 17 मई 2024, यानी कि 16 से 17 मई 2024 के मध्य में यह संपन्न हुई है, ध्यान रखिएगा। डेट अक्सर पूछ लेता है आपके एग्जाम में, खासकर यूपीपीसीएस, ROARO और अन्य अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसके साथ ही में मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा हुआ देश है। इसके अलावा इसकी सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से क्या है, मिलती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए भारत और ऑस्ट्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी रूस और जापान, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत और अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत और नेपाल। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस का संबंध किन दो देशों के साथ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस का संबंध है। इससे तर्कस दरअसल क्या है,
कि आतंक विरोधी जो चीजें होती हैं उनके खिलाफ जो है ये संयुक्त सैन्याभ्यास किया जाता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। हाल ही में आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास तर्कस का आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता में याद किया गया। यह पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। यह दोनों देशों के मध्य क्या है, 7वां संस्करण है। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2024 मनाया गया। यानी कि यह दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 17 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 मई, ऑप्शन नंबर सी 20 मई या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसके ऑप्शन बताइए फटाफट आप लोग। तो इसका सही जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि यह दिवस हर जो मई महीना होता है उसके 3rd शुक्रवार को, यानी कि तीसरे शुक्रवार को यह मनाया जाता है, तीसरे शुक्रवार को। ठीक है, अब देखो, तो तीसरे शुक्रवार को अगर मनाया जाएगा तो इस बार 17 मई को जो है यह दिवस पड़ा था। देखो, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस प्रतिवर्ष मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और वर्ष 2024 में यह दिवस कब पड़ रहा है? 17 मई को पड़ रहा है। इसके अलावा इसका उद्देश्य अगर हम लोग बात करते हैं तो लुप्त प्राय प्रजातियों के प्रति बचाव की भावना को लोगों में जागरूक करना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें जो कि आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो थीम है वो क्या है, सेलिब्रेट सेविंग स्पीसीज। ओके, एक बात ध्यान रखना कि लुप्त प्राय प्राणियों की अगर बात हो रही है तो इनको जो है इनकी सूची बनाना, लुप्त प्राय प्राणियों की कौन से डेंजर्ड हैं, कौन से इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, इनके लिए जो सब कुछ जो सारणी पूरी बनती है ये कौन बनाता है? तो ये बनाता है IUCN। कौन बनाता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी में सारी क्या होती हैं, लिस्ट होती हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं कहां कहां पर रखी जाएंगी, यानी कौन से बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, कौन से विलुप्त होने के कगार पर हैं, कौन से एक्सटिंक्ट है। इस तरीके से पूरी लिस्ट IUCN के माध्यम से बनाई जाती है। ठीक है सॉरी, IUCN पर शॉर्ट नोट्स आपके मुख्य परीक्षा में खासकर PCS में या फिर जो है अदर स्टेट में जो है पूछ सकता है। ठीक है, तो ये IUCN शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में IUCN पर प्री में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं IUCN की, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1948 अर्थात 1948 में फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके हम मुख्यालय की अर्थात इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। यह पॉइंट भी आपका IUCN वाला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, IUCN को रेडी कर लीजिएगा प्लीज। और IUCN की एक बार जो लिस्टिंग है ना उसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे जो है जीव जंतु हैं जो इंडेंजर्ड या डेंजर्ड या एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में आते हैं। कई बार कुछ चीजें, कोई जीव जंतु जो क्या कहते हैं चर्चाओं में रहता है तो उससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए ये जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये जीव या जंतु, क्या ये IUCN की कैटेगरी में कहां पर इसको रखा गया है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको ठीक ढंग से करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर बी कोच्चि या फिर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए। कॉपी के साथ में रखा करिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉपी साथ में रखिए और करंट अफेयर्स अगर एक बार पहले खुद से कोशिश करके देखा करिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। और साथ ही साथ में जो पॉइंट्स में आपको नोट कराया करूं, यानी कि जो बोला करूं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में तुरंत वहीं पर हाथों हाथ नोट डाउन कर लिया करिएगा। ओके, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोच्चि में जो है अभी ये त्रिपक्षीय जो है समुद्री सुरक्षा बैठक जो है संपन्न हुई है। आइए इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं डिटेल्स में। भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया 3 देश यानी कि त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का आयोजन 15 से 17 मई 2024 के मध्य में कहां पर हुआ है? कोच्चि में
आईएनएस द्रोणाचार्य पर किया गया है। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर हम इसके विषय की यानी कि इसके थीम की बात करते हैं तो थीम क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। आपको बता दूं कि हिंद महासागर भारत के लिए सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक कई सारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर जो है समुद्री सुरक्षा को लेकर के, हिंद महासागर में सुरक्षा को लेकर के भारत द्वारा व्यापक स्तर पर कदम उठाया जाता रहा है। आपको बता दूं, जब मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद से भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काफी व्यापक स्तर पर कदम उठाए थे। और चूंकि हिंद महासागर जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में, एशिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसकी काफी बड़ी जनसंख्या जो है हिंद महासागर के अंतर्गत आती है। ऐसे में हिंद महासागर भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड में आईआर वाले टॉपिक में यह टॉपिक आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज इससे समझ मैंने आपको प्रश्न अंतिम जो है स्लाइड में दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नेपाल में किसे मिस पिंक चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनमोल राय को। ओके, व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी कि हाल ही में नेपाल में ट्रांस वुमन अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। अनमोल राय इस साल थाईलैंड में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में क्या है, नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो क्या है आपका कि नेपाल समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? अब इस प्रकार की अगर टेक्नोलॉजी अगर कहीं पर आया रहा करे तो अगर आपको ऑप्शंस ना पता रहा करे, ठीक है, टेक्नोलॉजी में अगर कोई चीज अचीवमेंट होती है तो दो देशों का नाम याद रखा करिएगा। एक आपका चीन यानी कि चाइना और दूसरा आपका जापान। ठीक है, कौन सा? जापान। दूसरा कौन सा? जापान हो जाएगा आपका। ओके, देखो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में चीन और जापान इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गए और अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता है फॉर एग्जांपल, तो कोशिश करिएगा कि चीन और जापान वाले को टिक लगाइएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक सूत्र बता दे रहा हूं। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो इस ऑप्शन में चीन तो है नहीं, नेपाल है, जापान है, अमेरिका है, भारत है। तो मोस्टली चांस में क्या होगा कि आपका जापान जो है सही रहेगा। ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या में भी पॉइंट दिया रखा है कि हाल ही में यानी कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान के द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो गया आज का आपका प्रश्न यानी कि आज के सारे करंट अफेयर्स। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आज आपका प्रश्न है यानी कि जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है और जिसका उत्तर बहुत ही आसान है और इसका उत्तर आपके इसी वीडियो में छिपा हुआ है, यानी कि आप इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि IUCN की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1948 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1950 अर्थात 1950 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1938 अर्थात 1938 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1928 यानी कि 1928। एक उत्तर इसमें से सही है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि जब चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो उसको गूगल करना सीखिए। आप लोग गूगल करने से क्या होता है कि जब कोई एक चीज आप सर्च करते हैं तो उससे संबंधित कई और महत्वपूर्ण जो है यानी कि फैक्ट आपके पास आ जाते हैं। तुरंत फटाक से आप ना विकिपीडिया ला दिया करिए या नॉर्मली आप डाल दिया करिए गूगल में, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल IUCN को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इससे संबंधित बहुत सारे डेटा आपके पास आ जाएंगे। उन डेटा को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए। ओके, चलिए खैर अब हम लोग आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर, यानी कि आपके मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न बनेंगे जीएस के माध्यम से तो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं, भारत जैसे विकासशील देश के लिए किस प्रकार बाधक हो सकता है या बाधक बन रहा है? टिप्पणी कीजिए। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्लाइमेट चेंज पर ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भारत के क्या कहते हैं विकास में बाधक बन के उभर रहा है या फिर उभर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन जाएगा आपका एनवायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन जाएगा आपका आईआर में, अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन में। तो भारत के संदर्भ में हिंद महासागर की महत्ता पर चर्चा कीजिए, यानी कि हिंद महासागर की इंपॉर्टेंस क्या है भारत के कंटेक्स्ट में, ये वाला उत्तर आपको, यानी कि ये वाला प्रश्न आपको लिखना है। इन दोनों प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस प्लीज जरूर क्या करिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर मेरे साथ आप इस तरीके से करंट को करते रहेंगे, आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी होती रहेगी, आपकी प्री की तैयारी भी होती रहेगी, और साथ साथ में जो आपका स्टैटिक पोर्शन है कुछ जीएस का, वो भी आपका प्रिपेयर होता रहेगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर दिखा करिए, शेयर किया करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।